आप सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत है। इंटेलेक्चुअल सोसाइटी ऑफ मीडिया प्रमोटर्स लखनऊ ये हम लोग सदैव अपने भारतीय मीडिया के जो पुरोधाओं को याद करते रहे हैं, जिन्होंने अपने कलम से सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन में बड़ा योगदान दिया है। उनके समक्ष जितनी भी कठिनाइयां आई हों, चाहे गुलामी के दौर में आर्थिक गुलामी रही हो, राजनीतिक गुलामी रही हो, इन सभी के विरुद्ध आम जनता के हितों के लिए उन्होंने जो लड़ाइयां लड़ी, सारे जुल्म सह करके, अर्थदंड सहकर, जेल जाकर, अब गोली खाकर, लाठी खाकर, वो आज की हमारी युवा पीढ़ी के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में और प्रेरक चरित्र के रूप में मौजूद हैं। और यह स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि पहले की जो परिस्थितियां थी, आज उससे कम नहीं है, क्योंकि आज जो मीडिया का चाल चरित्र समझ में आ रहा है, वो निरपेक्ष, निष्पक्ष, निडर अभिव्यक्ति, सत्य अभिव्यक्ति दिखाई नहीं पड़ती है। कहीं न कहीं एक पक्षीय खबरों का लेखन, प्रसारण, प्रकाशन हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे सामने आज की 142वीं जयंती है बाबूराव विष्णु पराड़कर जी, और 79वीं पुण्यतिथि है पंडित मदन मोहन मालवीय, और 97वीं पुण्यतिथि है पंडित लाला लाजपत राय की। इनको याद करते हुए हम आज के विषय पर आएंगे कि ये जो भारतीय पत्रकारिता की दिशा है, उसके परिप्रेक्ष्य में समर्पित जो कलमकार है, उनका संकट क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। बाबूराव विष्णु पराड़कर जी एक मराठी परिवार में काशी में, वाराणसी में, बनारस में जन्म लेने वाले थे, जिनका जन्म 1883 में हुआ और ये 1955 में इनका निधन हो गया था। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता के माध्यम से हिंदी भाषा को समृद्ध किया, उन्नत किया, व्याकरण के तौर पर शुद्ध किया, और वाराणसी से सबसे प्रतिष्ठित आज अखबार को इन्होंने शुरू किया, जिसमें उनके एक हाथ में पिस्तौल और जेब में रणभेरी ये हुआ करता था, जिसके माध्यम से ये युवाओं को आर्थिक गुलामी के विरुद्ध खड़ा करने में दिन रात एक किया। और दूसरे पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी का जब नाम आता है,
तो इनका जन्म 1861 में और निधन 1946 में हुआ था। इन्होंने देश की सेवा के लिए शिक्षा को बहुत बड़ा माध्यम बताया, आधार बताया, और अपने चरित्र में, अपने व्यवहार में सत्य, ब्रह्मचर्य, व्यायाम, देशभक्ति, आत्मत्याग के जीते जागते प्रतिमूर्ति थे। और वो केवल कहते नहीं थे, वो इन आदर्शों को अपने अंदर आत्मसात करके जीते भी थे। उन्होंने सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। और एक इसमें रोचक प्रसंग ये आता है, शायद हमारे जो अतिथि वक्ता हैं श्री प्रदीप श्रीवास्तव जी, वो बताएंगे। एक जो हमारे कानों में बात आती है, बात ये आई कि काशी नरेश के दरबार में एक कोयल नाम की एक नर्तकी हुआ करती थी, राज नर्तकी। और जो राजा तालाब का क्षेत्र है पूरा, वो भी कोयल क्षेत्र के रूप में माना जाता था, कहा जाता था। तो काशी नरेश पंडित मदन मोहन मालवीय जी से प्रसन्न हुए थे, उनकी देशभक्ति और उनके विचारों से। तो उन्होंने कहा कि जो कुछ मांगना हो आप मांगिए। तो उन्होंने कहा मुझे कोयल ही दे दीजिए। तो महाराज ने ये समझा कि ये तो कोयल शायद राज नर्तकी के संदर्भ में कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, दिया। लेकिन उनको जब ये पता चला कि ये इन्होंने राज नर्तकी नहीं बल्कि ये राजा तालाब का जो पूरा क्षेत्र है उसको मांगा था एक शैक्षणिक परिसर स्थापित करने के लिए, तो दंग रह गए और उन्होंने इसको भी दे दिया। तो इस तरह से पूरा जो करीब आज जहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, वहां से राजा तालाब की दूरी लगभग 18 से 20 किलोमीटर है। उतना पूरा क्षेत्र इनके अधिकार में आ गया था। तो यहीं पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय का परिसर इन्होंने बनाना शुरू किया, स्थापित किया। वैसे मालवीय जी को याद कर ले। और लाला लाजपत राय जी, 1865 में इनका जन्म हुआ, 1928 में इनका निधन हुआ। इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन हुआ था, उसमें लाठियां खाई, गोली चली थी इन प्रदर्शनकारियों पर। अंग्रेज सरकार ने ये उसमें साइमन कमीशन इसलिए बनाया था कि भारत को एक केंद्रीकृत संघीय संवैधानिक व्यवस्था में स्थापित किया जाए। इस तरह से जो सरकारों का गठन होना था, केंद्र और प्रांतों का अलग अलग किया जाना था, इस पर वो कमीशन बनाया गया था। और वो कमीशन दौरा कर रही थी देश के विभिन्न हिस्सों में आम जनता की राय जानने के लिए। तो ये जो हमारे देशभक्त जो नेता थे, कलम चलाने वाले, राजनीति करने वाले, उन्होंने ये देखा कि कमीशन में सारे जो मेंबर हैं वो अंग्रेज ही हैं, कोई हिंदुस्तान का आदमी नहीं है। इससे वो बहुत खफा हुए। इसके विरोध में पूरा देश भर में विरोध होने लगा। इसी की परिणति थी। हालांकि कमीशन का उद्देश्य कितना भी उसमें अच्छा रहा हो, लेकिन उसमें एक तरफा जो आयोग के मेंबर्स लिए गए थे केवल अंग्रेजों को, इससे विरोध की चिंगारी भड़की थी। तो ऐसे जो चरित्र हमारे यहाँ मौजूद हैं
और इनके परिप्रेक्ष्य में आज के जो कलमकार हैं उनके सामने संकट क्या है, पत्रकारिता की दशा और दिशा में आज क्या परिस्थितियां हैं कलमकारों के समक्ष, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे और हमारे सामने प्रोफेसर विनोद कुमार पांडे जी हैं, जो गुजरात विद्यापीठ के पत्रकारिता विभाग में एचओडी रह चुके हैं और इस समय सेवानिवृत्त होकर वाराणसी में हैं। आप एक बहुत ही सीनियर पत्रकार हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, प्रोफेसर विनोद कुमार पांडे जी। हाँ विनोद, वो क्या अवस्थी जी, नमस्कार भैया। अरे मैं एक वीडियो कॉलिंग पे हूँ से वेबिनार में, अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ आपसे, है ना? ओके ओके। प्रोफेसर विनोद पांडे जी, मैंने आपको आमंत्रित किया है। अच्छा जी, सबको नमस्कार। वैसे तो इस मीटिंग में बहुत से वरिष्ठ हमारे सहयोगी मित्र जुड़े हुए हैं। आदरणीय चंद्रशेखर जी, डॉक्टर शाहिद जी, महेंद्र पाधी जी और वरिष्ठ पत्रकार और संपादक प्रदीप श्रीवास्तव जी। चंद्रशेखर जी ने 3 महानुभावों को याद किया और ये तीनों लोग महान स्वतंत्रता सेनानी थे और पत्रकार भी थे। बाबू विष्णुराव पराड़कर तो एक तरह से हमारे आदर्श इसलिए थे और हैं क्योंकि मैंने आज अखबार में काम किया और जब मुझे अखबार ज्वाइन करना था तो मुझे कई ऑफर आए, तो मैंने कहा कि मैं आज अखबार में ही काम करना चाहता हूं क्योंकि आज अखबार का स्वतंत्रता आंदोलन में महान योगदान रहा है। एक तो बाबू विष्णुराव पराड़कर उसके महान संपादक थे और उसके संस्थापक राष्ट्र रत्न शिव प्रसाद गुप्त जी थे, जो कि इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए ही इस अखबार को शुरू किया था और स्वतंत्रता आंदोलन में उनका महान योगदान था। उन्होंने काशी विद्यापीठ की स्थापना की थी और भारत माता मंदिर, जो कि देश में एकमात्र भारत माता का मंदिर है, उसको उन्होंने उसका निर्माण कराया। तो मेरे मन में ये था कि मैं आज अखबार में ही ज्वाइन करूं और मैंने आज अखबार में काम किया और मैं अंत तक, जब तक मैंने पत्रकारिता की, आज अखबार को मैंने नहीं छोड़ा। हालांकि कई अखबार, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, कई लोगों ने बुलाया भी, लेकिन मेरे मन में ये था कि नहीं, मैं आज अखबार नहीं छोड़ूंगा। और मैं काशी विद्यापीठ से भी जुड़ा रहा क्योंकि मैंने काशी विद्यापीठ में पत्रकारिता विभाग की स्थापना करने वालों में मैं भी एक था। उसमें 7 लोग थे। 1983 में काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई और हम लोगों ने उसको शुरू किया और मैंने वहाँ पर पढ़ाया भी। और देखिए, प्रदीप श्रीवास्तव जी शुरू में हमारे विद्यार्थी, शुरू के जो विद्यार्थी लोग थे उनमें से एक ये भी है। देखिए, आज महान पत्रकार हैं। और उसमें तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो दोनों संस्थाएं हैं उसका उसकी स्थापना और उसका निर्माण
राष्ट्र रत्न स्वामी शिव प्रसाद गुप्त जी ने किया था, और वो महान स्वतंत्रता सेनानी खुद भी थे। और उन्होंने बाबू विष्णुवराव पराड़कर को कलकत्ता से विशेष रूप से बुलाया कि मैं आपको चाहता हूं कि आप संपादक बनिए। और जैसा कि चंद्रशेखर जी ने कहा कि बाबू विष्णुवराव पराड़कर ने एक हाथ में पिस्तौल रहती थी, वो क्रांतिकारी भी थे, और क्रांतिकारी थे और पत्रकार भी थे। तो वो अंग्रेजों से लड़ाई थी, और उन्होंने रणभेरी नाम का एक अखबार निकाला, जबकि आज अखबार का प्रकाशन बंद हो गया, अंग्रेजों ने बंद करा दिया जिला प्रशासन ने। तो उन्होंने रणभेरी की स्थापना की, और वो रणभेरी जो है वो छिप करके एक ऐसे स्थान पर उसमें प्रकाशित होती थी कि, और उसमें लिखा गया था कि इसके संपादक पुलिस अधीक्षक वाराणसी हैं। और उसको जो है पता लगाने के लिए अंग्रेजों ने बहुत मेहनत की, लेकिन वो पकड़ में आया नहीं। और रोज सुबह जो है वो लोगों के घरों में पहुंच जाती थी। तो ऐसे पत्रकार थे, ऐसे संपादक थे। उन्होंने पराड़कर जी ने कई हिंदी के शब्दों को भी प्रचलित किया, जैसे कि राष्ट्रपति, श्रीमान, श्रीमती उन्हीं की देन है। तो उन्होंने हिंदी की भी सेवा की। और दूसरा है कि उन्होंने एक दूरदर्शी संपादक थे। वो पत्रकार उस समय के ऐसे थे कि आज जो पत्रकारिता है, हम जो आप बता रहे हैं चुनौतियां जो हैं, वो चुनौतियां तो जरूर हैं, लेकिन आज जो है पत्रकारिता के लिए एक ये व्यवसाय है, और पहले व्यवसाय नहीं था। आप जानते हैं कि एक अखबार था, उसके लिए विज्ञापन निकला था कि एक सूखी रोटी और एक गिलास पानी, अगर जो किसी को और उसके अलावा जो है ये जेल की सजा भी हो सकती है। तो ऐसे ऐसे जो है संपादक और पत्रकार थे जो कि उन्होंने स्वीकार किया, और उन लोगों ने पत्रकारिता की। तो ऐसा आज स्थिति आज ऐसी नहीं है। हालांकि पराड़कर जी ने भी भविष्यवाणी की थी कि आगे के अखबार कैसे होंगे, और उन्होंने कहा था कि संपादक नाम की संस्था समाप्त हो जाएगी। और ये आजकल हम देख रहे हैं कि संपादक नामक संस्था समाप्त हो गई है, और वो उसका स्थान मैनेजरों ने ले लिया है। तो आज के लिए कि आप विज्ञापन ले आइए, आप कैसे जो है अखबार की आमदनी बढ़ा सकते हैं, उन्हीं लोगों को संपादक बनाया जा रहा है। पत्रकारों से भी ये करा जा रहा है। हम लोग जो पत्रकार थे तो वहां तक भी एक तरह से ठीक था कि हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं हम लोगों को ज्यादा आमदनी करनी है। और हाँ ठीक है, हमने अखबार में शुरू किया था 600 रुपये में, आज अखबार में 600 रुपये प्रतिमाह में। तो 3 महीने तक हमको अखबार वेतन ही नहीं मिला, ना किसी ने कहा, ना मैंने कुछ कहा, कोई बोलता भी नहीं था। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं है। लेकिन अंत में 3 महीने के बाद हमको जोड़ करके 1800 रुपया मिला। तो कहने का अर्थ यह है कि हम लोग उतना देखते भी नहीं थे कि हाँ कितना पैसा मिलेगा, क्या है, कुछ ना तय हुआ ना कुछ। आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज पत्रकार एक अखबार को छोड़ के दूसरे अखबार में, दूसरे को तीसरे अखबार में ऐसा कर रहे हैं। तो उनकी भी मजबूरी है भाई, क्योंकि उनका एक प्रोफेशन है ये। पहले हम लोग प्रोफेशन उसको नहीं मानते थे, उसको एक समाज सेवा का माध्यम माना जाता था। बहुत दिनों तक समाज सेवा का माध्यम ही माना जाता रहा पत्रकारिता को। हालांकि किसी न किसी रूप में पत्रकार आज भी वो कहें चाहे ना कहें, लेकिन देश की सेवा वो कर रहे हैं। लेकिन हम ये कहें कि जो आजकल का जो आर्थिक युग है, उसमें
उनको उनको भी उस तरह से काम करना ही पड़ता है। तो दूसरा जो आपने पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम लिया, हम पत्रकारिता की दृष्टि से उनको देखें तो उन्होंने भी अभ्युदय लीडर ऐसे और हिंदुस्तान में अभ्युदय और लीडर की तो उन्होंने स्थापना की। और हिंदुस्तान अखबार, हिंदुस्तान उसका नाम था, काला कांकर के राजा रामपाल सिंह ने उसको शुरू किया था। और उनको बड़े आदर के साथ पंडित मदन मोहन मालवीय जी को ले आए। तो लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, मालवीय जी ने। उन्होंने कहा कि वो राजा थे, शराब पीते थे, तो उन्होंने कहा कि जिस दिन आप शराब पी करके हमारे सामने आ जाएंगे उस दिन मैं आपका अखबार छोड़ दूंगा। तो उन्होंने, रामपाल सिंह जी ने इसका ख्याल रखा और कभी भी शराब पी करके उनके सामने नहीं आते थे। एक दिन उनसे जो भी भूल हुई होगी, शराब पी करके आ गए और उसी दिन मालवीय जी ने उस अखबार को छोड़ दिया। तो हिंदुस्तान जिसकी स्थापना में भी उनका स्थान था, महान योगदान है। अब आप देख रहे हैं उसी का हिंदुस्तान, बिरला जी ने उसको ले लिया और शुरू किया। तो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान टाइम्स से निकल रहे हैं, उसके कई प्रकाशन हैं। और मालवीय जी ने, जो कि एक महान वकील भी थे और स्वतंत्रता सेनानी थे और एजुकेशनिस्ट थे, शिक्षाविद थे। शिक्षाविद इसलिए कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में एक, जैसा कि आपने कहा, हिंदू विश्वविद्यालय का, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना उन्होंने की। और भिक्षा मांग मांग के उन्होंने, जैसे कि राजा ने, काशी नरेश ने दान दिया, जमीन दे दी, इसी तरह से और कई राजाओं ने, जब आप देखेंगे वहां पर तो लिखा हुआ किसने कितना लाख रुपया चंदा दिया। तो कई राजाओं की उसमें योगदान दिया। और आज हम देख रहे हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का स्वरूप क्या है। तो वो लोग महान पत्रकार थे, महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जीवन, पूरा जीवन देश की सेवा में लग गया। तो आज के पत्रकारों से हम उतनी अपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि उनको अपना ये आजीविका के एक साधन भी है। और हाँ, ये है कि अभी भी पत्रकारिता में मूल्यों को तो रखना ही चाहिए। जो पत्रकारिता के मूल्य हैं उनका पालन करना चाहिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उनका कुछ पालन कई जगह, सबको तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया के आने के बाद उसका मूल्यों का पालन भी नहीं हो पा रहा है। पहले हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब आया तो हम ये सोच रहे थे कि लोग कहने लगे कि मूल्यों का हनन हो रहा है, लेकिन अब उससे भी ज्यादा मूल्यों का हनन सोशल मीडिया के कारण हो रहा है। तो इसमें पत्रकारों को अपने मूल्यों को, जो उनके आदर्श हैं, जो उनकी विरासत है, हम ये तो कह रहे हैं कि 200 साल से अधिक समय से भारत में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत हुई है। तो उसका पालन करना जरूरी है। अगर हमको थोड़ा सा, जो हमारे आदर्श हैं पत्रकार, उनका उनको ध्यान में रखते हुए और वर्तमान मूल्यों का, भले ही आजाद फोर्थ स्टेट हो, लेकिन फोर्थ स्टेट के अलावा के बावजूद हमें आदर्शों का पालन करना चाहिए पत्रकारों को। और जो भी परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों के अनुरूप उसमें ज्यादा अच्छे से अच्छा जितना कर सकते हैं करना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रशेखर जी, म्यूट है आपका।
चंद्रशेखर जी। जी जी। धन्यवाद प्रोफेसर विनोद कुमार पांडे जी। आपने अपने संक्षिप्त विचारों को रखा कि कलमकारों का संकट आज यही है कि लोगों को अपनी आजीविका पहले बचानी है, बाद में और कोई लेखनी का दौर चल रहा है। चलिए, ये भी एक आकलन है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी कुछ ऐसे कलमकार हैं जिनमें वो मूल्य बाकी है पत्रकारिता के। और जहां तक सोशल मीडिया में ज्यादा इसका दुरुपयोग हो रहा है, ये भी बात सत्य है। तो ये प्लेटफॉर्म है अभिव्यक्ति का, चाहे अखबार हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, वहां पर दोनों तरह के विचार आते ही हैं, प्रकाशित होते हैं। जो परिस्थितियां उस वक्त थी, आज इस तरह की परिस्थितियां तो नहीं है, लेकिन जहां तक लोक अधिकार, उनके जन जागरण की समस्याएं हैं, बहुत सी समस्याएं उनके अनजान बनने में भी है। उस पर अभी भी बहुत कुछ काम किया जाना बाकी है, जो मीडिया नहीं कर पा रहा है। अब मैं अपने आदरणीय प्रोफेसर शाहिद अली जी को आमंत्रित करूंगा। आप कुशाभाऊ ठाकरे राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय रायपुर में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं। सागर जी शाहिद अली जी। जी नमस्कार, बहुत धन्यवाद आपको। मैं आवाज आ रही है मेरी ना? जी जी, आ रही है। जी, मैं आईएसएमपी के आदरणीय चेयरमैन श्री चंद्रशेखर साहब को पहले बहुत बहुत सादर प्रणाम करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। और साथ ही हमारे वरिष्ठ प्राध्यापक भाई प्रोफेसर विनोद पांडे जी, मेरे अनुज प्राध्यापक महेंद्र पादी जी, और हमारे बहुत ही घनिष्ठ मित्र आदरणीय प्रदीप श्रीवास्तव जी। इतने ही लोग विजिबल हैं यहाँ पर मुझ सहित। ठीक है, एक बड़ी बैठक ना सही, एक बड़ा कार्यक्रम ना सही, बड़ा ऑनलाइन में भी यदि हम 4-5 लोग जोड़कर यदि आपस में चर्चा करते हैं तो एक बहुत अच्छा सार्थक संवाद है ये हम लोगों के बीच में। और ऐसे संवाद को लगातार आगे बढ़ाने का काम आदरणीय चेयरमैन साहब करते हैं। मैं उन्हें सच में बधाई देना चाहता हूँ इस काम के लिए कि वे एक साधक के रूप में निरंतर लगे हुए हैं। और जहाँ लोग संवाद से अलग हो रहे हैं वो हमें जोड़े रखते हैं। एक नेटवर्क उन्होंने अच्छा बना रखा है और उम्मीद करता हूँ कि इसमें कुछ आगे और लोगों की संख्या बढ़े, लोग जुड़े, तो हम लोग शायद अपने जो कार्यक्रम है, जो कुछ भी संवाद यहाँ पर हो रहा है उसमें सफल होंगे। पादी जी को देखकर मैं बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि पादी जी का बड़ा इंतजार था कि पिछले जो मिर्जापुर में कार्यक्रम हुआ बनारस में, तो आप आएंगे, वहां पहुंच नहीं पाए। तो मुझे लगा था कि पादी जी के वहां दर्शन होंगे, लेकिन वहां नहीं हुए, यहाँ हो रहे हैं। तो पादी जी आपको बहुत बहुत मेरा स्नेह और धन्यवाद कि आप जुड़े हैं।
ये एक आज जो विषय रखा गया है, निश्चित रूप से मैं इसे एक बड़ा सहयोग मानता हूँ कि आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस भी है। इसकी मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। राष्ट्रीय प्रेस दिवस की स्थापना आज ही के दिन 1966 में हुई थी और भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना के रूप में इसे हुई, जिसका जो मूल उद्देश्य था कि सूचना का स्वतंत्र प्रवाह और खास तौर पर एक दायित्वपूर्ण पत्रकारिता का निर्वहन। तो आज ये भी एक चिंतन का विषय है कि बदलते वक्त में जिस तरह से पत्रकारिता के कुछ खतरों को भाई विनोद पांडे जी ने बताया कि संपादक नाम की संस्था समाप्त हो गई है और इस बात को लोग पत्रकारिता के बिरादरी से जुड़े लोग हमेशा कहते रहते हैं इस बात को। और इस साल जो प्रेस दिवस मनाया जा रहा है तो उसका विषय भी यही है कि गलत सूचनाओं के बीच प्रेस की विश्वसनीयता की रक्षा करना। कि आज गलत सूचनाएं बहुत तेजी से फैल रही हैं। हमने देखा कि बहुत ही प्रख्यात एक्टर धर्मेंद्र के, जिन्हें हम देखते आए फिल्मों में, किस तरह से बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनलों में ने भी उसका प्रसार किया। तो बड़ा दुख का विषय है कि जीवित व्यक्ति को शोक श्रद्धांजलि दे दी जाती है और ये पत्रकारिता के सबसे गंभीर खतरे हैं, जिसे हम कहते हैं कि जल्दबाजी की पत्रकारिता कह लें या जो अति उत्साह में होने वाली पत्रकारिता कि हम ब्रेकिंग न्यूज लगाने जा रहे हैं। और ब्रेकिंग क्या है, तो सुनी सुनाई खबरों को ब्रेकिंग बना लिया जाता है, ना कि उस पर कोई उसकी कोई विश्वसनीयता के बारे में कोई पड़ताल नहीं की जाती है। ये जो 16 नवंबर का दिन और आज ही के दिन आदरणीय चंद्रशेखर साहब ने ये संवाद रखा है और हमारे 3 प्रमुख पत्रकारों को, जो पत्रकारिता के हम कहते हैं प्रेरणा पुरुष हैं, महापुरुष हैं, उनमें मुझे आपने कहा कि श्री बाबूराव विष्णु पराणकर जी पर कुछ कहना है, तो आज पराणकर जी का भी आज ही का जन्म 16 नवंबर का है। तो ये 2 तिथियां जो है एक साथ हो रही है, जिस पर आज हम यहाँ पर संवाद कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं। जैसा आपने आदरणीय चंद्रशेखर साहब ने पहले ही कहा था कि बाबूराव विष्णु पराणकर जी एक महाराष्ट्रियन परिवार में जन्मे और काशी में उनका जन्म हुआ। इनके पूर्वज पुणे से थे, महाराष्ट्र से थे, जो काशी आ गए थे और काशी आने के बाद उनके जो पूर्वज थे काशी में रहे। लेकिन पराणकर जी के ये साथ ये रहा कि उनकी जो शिक्षा दीक्षा, आज बिहार की चर्चा हो रही है, कल काउंटिंग हुई और बहुत ही पूरे देश दुनिया की चर्चा का विषय आज बिहार है। तो पराणकर जी की भी शिक्षा छपरा और भागलपुर में हुई, प्रारंभिक शिक्षा बिहार के। तो और ये उनके साथ में एक बड़ी दुर्घटना रही कि 15 साल की उम्र में पराणकर जी के पिता नहीं रहे, तो उनके सामने पढ़ाई का एक बड़ा संकट था, शिक्षा का बड़ा संकट उनके सामने था। लेकिन उन चुनौतियों के बीच उन्होंने एक बार, जैसे हम लोग अपने युवावस्था में जब मीडिया में आए तो हम लोग सुनते रहते थे कि रोजगार कहाँ हो, मीडिया में कहाँ हमें जगह मिले, कहाँ लिखे, कहाँ नौकरी मिले। तो ऐसे ही उन्होंने एक विज्ञापन देखा, कोलकाता का था उस वक्त। कोलकाता ही पत्रकारिता की जो है पुण्य भूमि बनी हुई थी।
तो उस वक्त उन्होंने एक विज्ञापन वहां देखा, हिंद बंगवासी का एक अखबार का विज्ञापन था, जिसमें उन्हें कुछ उम्मीद थी कि कुछ काम उन्हें मिलेगा वहां पर। तो उन्होंने उस विज्ञापन के आधार पर अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद हिंद बंगवासी में जब उनका आवेदन पहुंचा नौकरी के लिए, तो सहज रूप से स्वीकार कर लिया गया कि पराणकर जी के प्रार्थना पत्र को देखकर, और प्रकार से आ गए। और उन्हें जो हिंद बंगवासी के संपादक थे हरिकृष्ण जौहर जी, उनके मार्गदर्शन में अपना कामकाज शुरू किया। लेकिन ये संयोग था कि उनके जो मामा भी वहीं थे और वो एक अखबार निकाल रहे थे, हितवार्ता। उनके मामा जी का नाम था सखाराम गणेश देवस्कर। हाँ, देवस्कर जी, जो हितवार्ता निकाल रहे थे। तो हिंद बंगवासी में उनकी बहुत ज्यादा उनके पास में अवसर उतने नहीं थे, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने पत्रकारिता के प्रति जो उनकी ललक थी, जो प्रेरणा थी, वो इस बात से थी कि पत्रकारिता को वो ये मानते थे कि लोक शिक्षण और लोक जागृति का सबसे बड़ा जो माध्यम है तो वो पत्रकारिता ही हो सकता है। इसीलिए उन्होंने, क्योंकि ठीक इसी प्रकार से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जो एक इनके बाबूराव विष्णु पराणकर जी के साथ में उनका एक विशेष लगाव था, तो ये उस वक्त माना जाता था कि पत्रकारिता का मतलब ही है कि एक सेवा, एक व्रत जो उन्होंने ले लिया। और ये जो उनका लगाव था, धीरे धीरे जो उनके मामा जी के माध्यम से हितवार्ता के माध्यम से आगे बढ़ने लगा, और पत्रकारिता की जो दीवानगी उनके साथ में थी, वो देश सेवा स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई। और ये माना गया उस समय, पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने इस बात को कहा कि 50 वर्षों की जब उनकी पत्रकारिता हुई तो कहा गया कि इनके जैसा जो निरंतर सेवा करने वाला शायद ही पत्रकार कोई दूसरा हो। तो वो उन्होंने पत्रकारिता को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अपनी कलम को उन्होंने उस दिशा में मोड़ दिया। और अभी आपने जब रणभेरी का जिक्र किया, तो रणभेरी भी उसी क्रांति का एक नतीजा थी। क्रांतिकारी आंदोलन में रणभेरी का एक नाम था, जिससे पराणकर जी बहुत ज्यादा वो एक उग्र क्रांतिकारी के रूप में सामने आए थे। और उन्होंने पत्रकारिता को इसी रूप में अपनाया कि हम स्वतंत्रता देवी की रक्षा के लिए, आजादी के लिए हम अपनी कलम को, अपनी पत्रकारिता को उसकी एक साधना के तौर पर उन्होंने सामने लिया। और ये एक बहुत बड़ी बात थी कि जब उनका पत्रकारिता के क्षेत्र में पदार्पण हुआ कोलकाता में, तो एक नेशनल कॉलेज था वहां पर, उस नेशनल कॉलेज में वो पढ़ाने भी लगे। और उसी हिंदी का उनका जो अध्यापन कार्य था बड़ा मजबूत था, चूंकि दोनों मराठी भी उनकी अच्छी थी, क्योंकि जन्म ही मराठी परिवार में हुआ था। लेकिन कोलकाता में हिंदी के प्रति जो उनका अनुराग था, और वही अनुराग राष्ट्र सेवा के प्रति एक व्रत की तरह बना। और नेशनल कॉलेज में पढ़ाते हुए उन्होंने कुछ एक क्रांतिकारी युवकों का एक संगठन तैयार किया। उस संगठन के माध्यम से, जब चूंकि वो जो कॉलेज था दरअसल में अरविंद घोष जी का ही कॉलेज था, अरविंद घोष जी उस दौर के क्रांतिकारियों के कहना चाहिए प्रेरणा पुरुष थे। प्रेरणा उनके माध्यम से क्रांतिकारियों को होती थी। और एक बहुत बड़ा उनका काम था देशीय कथा, जो एक बांग्ला पुस्तक थी, उसका अनुवाद पंडित पराणकर जी ने किया, देश की बात, जो
अंग्रेजों ने उस पुस्तक को जब्त कर लिया था। इसी के समय जब पराणकर जी का जो विचार था वो लिखते थे, वही चीजें भारत मित्र में भी प्रकाशित होती थी। भारत मित्र का जो प्रकाशन था, भारत मित्र से जिस तरह से उनके लेख प्रकाशित हो रहे थे, तो देखा गया कि उस समय जो क्रांतिकारी जिस तरह से काम कर रहे थे, जिस तरह से गुप्त समितियों के माध्यम से समाचार लेखों को, अग्रलेखों को देशवासियों तक पहुंचाने का, अपने पाठकों तक पहुंचाने का काम कर रहे थे, तो वो पूरा का पूरा एक स्वतंत्रता आंदोलन को समर्पित कलम थी, उनका लेखन था, जिसके माध्यम से वो आगे बढ़ रहे थे। और यही जब वो काशी आए वापस, तो अभी आपने आज का जिक्र किया था, तो उन्होंने आज में अपना काम शुरू किया। आज अखबार के माध्यम से जुड़े तो शायद अभी आपने विनोद पांडे साहब ने बताया कि उनके आज के प्रति जो उनका एक लगाव था, आज के प्रति सच में बनारस में यदि हम आज भी जाते हैं तो हम आज अखबार पढ़ना नहीं भूलते हैं। भले ही आज के दौर की पत्रकारिता में बड़े अखबारों ने आज को जो है बहुत छोटा कर दिया है उस दृष्टि से, लेकिन उसका जो प्रताप है आज का राष्ट्रीय आंदोलन में, जो आज की भूमिका रही है, वो आज भी पत्रकारिता की समझ रखने वालों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण अखबार है। वो उसको वो उसी तरह से देखते हैं। तो ये आज में जब वो राष्ट्ररत्न शिव प्रसाद गुप्त जी का ये पत्र था, और जब वो विश्व भ्रमण करके लौटे थे, तब उन्होंने ये आज का प्रकाशन शुरू किया था। और निश्चित रूप से आज का जब प्रकाशन शुरू होने के पहले उन्होंने शिव प्रसाद गुप्त जी ने इस पर विचार जानना चाहा था कि भाई इसको प्रकाशन शुरू करने के लिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से इस पर विचार लिया जाए किस प्रकार का। तो पराणकर जी ने जब आज निकला तो उसके प्रवेशांक में ये कहा, जो तिलक जी से उनकी चर्चा हुई, तो उन्होंने लिखा, यहाँ बस इतना ही कह देना आवश्यक समझते हैं कि आज की जो नीति निर्धारित की गई है उससे स्वर्गवासी लोकमान्य, उस समय के कहा गया कि लोकमान्य की सहानुभूति थी, लोकमान्य के दर्शन करने तथा पत्र में पूरे गया पत्र की नीति के संबंध में उद्देश्य लेने के लिए इसका लेखक गत और ज्येष्ठ मास के अंत में पुणे गया था। उस समय आज की नीति के संबंध में बहुत चर्चाएं हुई तथा अपने बहुमूल्य उपदेश भी दिए, इसमें शामिल करने की बात हुई। तब सबसे प्रधान उपदेश यही था कि स्वराज्य प्राप्त करने का प्रयत्न करो, लोगों को उनके स्वाभाविक अधिकार बता दो तथा धर्म का कर्तव्य पालन करते हुए यदि विघ्न उपस्थित हो तो उसकी परवाह मत करो और ईश्वर के न्याय पर विश्वास रखो। यह उद्देश्य पालन करना हमारे जीवन का उद्देश्य होगा। यही आज का उद्देश्य प्रवेशांक के उसमें बनाया गया, तैयार हुआ उस नीति निर्धारण में। ये बहुत बड़ी बात थी। पराणकर जी का जो संबंध था, जिस तरह से लोकमान्य तिलक से उनके जो संबंध थे, उन संबंधों से उनके साथ में ये था कि एक धधकती हुई ज्वाला थे, समझ लीजिए, वो क्रांति की। इसीलिए स्वतंत्रता की जब अलख पूरे देश में चल रही थी, एक पूरी की पूरी कहना चाहिए चिंगारी आग में बारूद बनकर धधक रही थी पूरे देशवासियों में, तब उस वक्त उन्होंने अपने आजादी के इस लक्ष्य के लिए पराणकर जी ने लिखा कि शब्दों में सामर्थ्य का भरे नया अंदाज, शब्दों में सामर्थ्य का भरे नया अंदाज, बहरे कानों को हुए अब अपनी आवाज। अंग्रेजों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए किस तरह से उन्होंने इस तरह की पंक्तियों को कहा। और इसीलिए जब 5 सितंबर
1920 को आज की संपादकीय टिप्पणी में उन्होंने लिखा कि हमारा उद्देश्य अपने देश के लिए सर्व प्रकार से स्वतंत्र उपार्जन है। हम हर बात में स्वतंत्र होना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम अपने देश के गौरव को बढ़ाएं, अपने देशवासियों में स्वाभिमान संचार करें, उनको ऐसा बनावें कि भारतीय होने का उन्हें अभिमान हो, संकोच ना हो। यह अभिमान स्वतंत्रता देवी की उपासना करने से मिलता है। अब देखिए कि इस प्रकार के भाव किसी संपादक के अंत में, हम उनको संपादक के आचार्य के रूप में पराणकर जी को देखते हैं कि वो कैसा भारत देखना चाहते थे। अपनी पत्रकारिता के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से वो कैसी आजादी देखना चाहते थे, किस तरह की स्वतंत्रता चाहिए थी और हमारा भारत कैसा होना चाहिए, किस तरह से हमारी भावनाएं होना चाहिए, हम अपने देश का गौरव कैसे बढ़ा सकते हैं। ये सारी बातें एक ऐसे पत्रकार बाबूराव विष्णु पराणकर जी के अंदर भरी कूट कूट कर भरी हुई थी, जिसकी प्रेरणा से आज भी बनारस से निकलने वाले अखबार, बनारस उसके परिवर्ती जो पत्रकार थे, उनके अनुगामी जो पत्रकार थे, उन्होंने इस बात को लिया। इसलिए बनारस की पत्रकारिता की जब भी चर्चा होती है तो वो बड़े गौरव के साथ चर्चा होती है। वहां के प्रतिष्ठापित पत्र हैं, उन पत्रों के माध्यम से जो पत्रकार, जो कलम आगे बढ़ी है, शायद मैं कहता हूं कि वो गंगा जी की जो पवित्रता है, जो प्रवाह है, वो पूरे देश में है। मैं कई बार इस बात को मैंने कहा भी है, कहता भी रहता हूं कि पूरे देश में यदि पत्रकारिता का जो सबसे आदर्श व्यवसाय यदि देश भर में यदि आया है, चाहे वो अध्यापन के रूप में हो, अध्ययन के रूप में हो, व्यवसाय के रूप में हो, तो शायद वो बनारस से ही वो बनारस को मैं उसका जननी कहता हूँ, बनारस से वो पैदा हुआ है, कहीं ना कहीं बनारस से वो निकला है। तो शायद हम ये जो चर्चा आज यहाँ कर रहे हैं इस प्रसंग में, तो ये भी कहीं ना कहीं उससे प्रेरित है। हम ये कहते हैं कि निश्चित रूप से पराणकर जी की जो क्रांतिकारी लेखनी, उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ इस बात को बढ़ाया। इसीलिए जब वो अभी जब आपने कहा कि आज का जो होता है, जब भी होता है, एक बात जरूर होती है कि आज के बंद होने के बाद जब रणभेरी का जो प्रसंग आता है, तो रणभेरी के प्रसंग में उसका लक्ष्य था, रणभेरी बज उठी वीरबर पहनो केसरिया बाना। रणभेरी बज उठी वीरबर पहनो केसरिया बाना। तो शायद ये जो आग थी भारतवासियों में, देशवासियों में, कि हम अपनी स्वतंत्रता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, तो उसका सबसे बड़ी जो हमें जो उसकी ऊर्जा मिलती थी, उसका जो जोश मिलता था, उसका जो प्रवाह मिलता था, उसकी जो एक धधकती लौ मिलती थी, तो वो पराणकर जी जैसे कलम की लेखनी से ही मिलती थी। इसलिए जब भी ये उस समय के अखबारों के नाम भी इसी तरह से रखे जाते थे। तो 1930 16 अगस्त 1930 को जब रणभेरी में पराणकर जी ने लिखा कि रणभेरी उसके सर पर बजेगी, यानी उस समय के अंग्रेज पुलिस, रणभेरी उसके सर पर बजेगी और तब तक बजती रहेगी जब तक काले कानून रहेंगे और काशी में देशभक्ति रहेगी। डरा धमकाकर लोगों को देश द्रोही बनाने का जमाना गया। ये उस समय की पंक्तियां बाबूराव विष्णु पराणकर जी की होती थी। यानी काशी को उन्होंने किस तरह से देखा, किस तरह से एक अखबार के जरिए, एक बुलेटिन के जरिए, एक पत्रिका के जरिए
किस तरह से हम स्वतंत्रता देवी का जो वंदना कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने आचार विचार व्यवहारों में, अपने सांसों में अपने देश की ताकत को भर सकते हैं, देश की स्वतंत्रता की जो ललक जगा सकते हैं। जो उन्होंने पहले कहा था कि लोक जागृति है, लोक शिक्षण है पत्रकारिता, देश सेवा एक व्रत है, तो उस व्रत को हम किस तरह से ले सकते हैं। तो ये शायद बाबूराव पराणकर जी की कलम में ही वो ताकत थी, वो चमत्कार था या वो जादू था कि जिससे लाखों करोड़ देशवासी उससे जो है प्रोत्साहित होते थे, उनमें वो ऊर्जा आती थी। तो इसीलिए जब ये बात होती है कि जब हिंदी संपादक सम्मेलन हुआ उसके बाद, तो उस समय भी हम कहते हैं कि पंडित बाबूराव विष्णु पराणकर जी ने जो पत्रकारिता के संदर्भ में जो बातें रखी, तो उस समय भी उन्होंने ये बात कही कि समाचार पत्रों का जो कार्य है, जो कर्तव्य है, वो यही है कि हम देशवासियों में किस प्रकार से उनके भविष्य को लेकर, स्वतंत्रता को लेकर किस तरह से हम बेहतर कदम बढ़ा सकते हैं, अपनी कलम को एक मशाल के रूप में प्रज्वलित कर सकते हैं। ये पराणकर जी की ये जो भावना थी, पराणकर जी की जो ये ताकत थी, पराणकर जी की पत्रकारिता में जो रणभेरी थी, वो शायद आने वाले दशकों तक, कई दशकों तक भी याद रखी जाएगी। इसीलिए हम आज उस पर चर्चा भी कर रहे हैं। तो पराणकर जी को हमें कहना चाहिए कि निश्चित रूप से आज जिस तरह से बाद में पराणकर जी के साथ में जो परिस्थितियां बनी, जिस तरह से जो आर्थिक अभाव बना और कई तरह की जो समस्याएं आई उनके सामने, लेकिन उन्होंने पत्रकारिता को, पत्रकारिता के उस त्याग, तप, साधना, जेल, उन्हें जेल भी हुई, लेकिन उन्होंने उस कलम को नहीं छोड़ा, उस झंकार को कहना चाहिए उन्होंने नहीं छोड़ा, और वो उनकी रणभेरी पत्रकारिता की बसती रही। हम निश्चित रूप से बहुत विस्तार से यदि हम जाएंगे तो शायद मैं कहता हूं कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अनुसंधान है, पराणकर जी को, उनकी पत्रकारिता को विस्तार से कहना। तो मैं समझता हूं कि आज जिस सांकेतिक रूप में आज हम पराणकर जी को याद कर रहे हैं, उनकी स्मृति को प्रणाम करने यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ में मैं उन्हें अपनी वंदना करता हूँ, उनके नमन करता हूँ और यहाँ अपने आप को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर शाहिद अली जी। जी, आपने बिल्कुल उन बातों को उद्घाटित किया है जो आज के युवा पत्रकारों को एक ऐसी ज्योति के रूप में सामने आएगा जिससे अपना रास्ता भली भांति देख सकते हैं और चुन सकते हैं कि उन्हें किधर जाना है और क्या करना है, कैसे करना है। उन्होंने जो रणभेरी में लिखा था कि अब वो जमाना गया कि डरा धमका कर, बहला फुसला कर, लालच कर किसी कलम को, किसी अभिव्यक्ति को, स्वतंत्र निष्पक्ष अभिव्यक्ति को खरीदा नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता। ये संभवतः आज के जो पत्रकार हैं, जिनके मन में पत्रकारिता जीने की संकल्पना है, वो उसमें अवश्य अपना मार्ग तलाश लेंगे, उनसे प्रेरित अवश्य होंगे। तो श्रद्धांजलि एवं स्मृति के क्रम में हम लोगों ने जितने हमारे जो आदर्श अभिव्यक्ति के माध्यम थे,
अखबार, पत्रिका और जन जागरण चलाने वाले जो ये महान हस्ताक्षर थे, उन्होंने जिस संकटों का सामना करके अपने धैर्य को बिना खोए हुए अपने कलम को जिया, अपने सिद्धांतों को जिया, अपने आदर्शों को उतारा, उसकी कड़ी में हम अपने आदरणीय प्रोफेसर महेंद्र कुमार पाधी जी को आमंत्रित करते हैं। आप जनसंचार और पत्रकारिता विभाग, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और सबसे अहम बात है कि जब मैं लखनऊ में आया पहली बार, उस समय से आज 2010-11 की बात है, उसी समय से उनके संपर्क में आया और उन्होंने एक ऐसा संपर्क संबंध विकसित किया जो आज भी हमारे पारदर्शी विचारों और हमारे सिद्धांतों से मेल खाता है। हम ऐसे प्रोफेसर महेंद्र कुमार पाधी जी का अभिनंदन करते हैं और उनको आमंत्रित करते हैं। प्रोफेसर महेंद्र कुमार पाधी जी। नमस्कार। मेरे अभिन्न मित्र डॉक्टर चंद्रशेखर जी, मेरे अग्रज, मेरे पूज्य, मेरी मेंटर प्रोफेसर विनोद कुमार पांडे सर, मेरी अग्रज डॉक्टर शाहिद अली जी, एंड आज के इस कार्यशाला के हमारे मीडिया मित्र, वरिष्ठ मीडिया मित्र डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव जी, सभी को नमस्कार करते हुए एंड आज की इस स्मृति में इस तीनों महापुरुष मदन मोहन मालवीय जी, महामनी मदन मोहन मालवीय, विष्णुराव पराड़कर एवं पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की स्मृति में मेरा श्रद्धांजलि नमन। इसके साथ मैंने बड़ी ध्यान से मेरी अग्रज प्रोफेसर विनोद पांडे जी को, प्रोफेसर शाहिद अली जी को सुना। उनकी जो सारगर्भक जो इंटेलेक्चुअल एटिकेट्स रहा, उनको मेरा सम्मान के साथ मैं अपने वाणी को थोड़ा सा कुछ दूसरे दिशा में लेना चाहता हूँ। मुझे शुरू से ही मैं मेरी अग्रजों से ये माफ़ी चाहता हूँ कि बीच में मेरी थोड़ी बहुत हिंदी में कहीं अगर गलती हो, क्योंकि मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों को यूज़ करने की कोशिश करूँगा, मैं मुझे माफ़ कर दिया जाए। क्योंकि महामना मालवीय जी को एवं विष्णु जी को के बारे में कुछ बातें हो चुका है, तो मैं थोड़ा सा ध्यान इस तरफ से लेना चाहता हूँ कि हमारी जो पंजाब केसरी, द लायन ऑफ पंजाब, लाला लाजपत राय, उनकी जो जर्नलिस्टिक कैरियर था, उनका जो इन्फ्लुएंस रहा, उनका जो मार्गदर्शन रहा, उन समय उनकी समकालीन जर्नलिज्म को तथा आगे की जो जर्नलिज्म है उनके लिए, इसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने इसे सीमित समय के बीच में मैं इसको थोड़ा सा व्याख्या करना चाहता हूँ। तो मेरी वाणी को शुरू करने से पहले आई जस्ट वांट टू कोट द ब्यूटीफुल एंड ईयरमार्किंग बेंचमार्किंग कोटेशन ऑफ लाला लाजपत राय जी, जो कहे थे, इफ आई हैड द पावर टू इन्फ्लुएंस द इंडियन जर्नलिज्म, the Indian press, the journals, the newspapers, then I would have the following headlines to be printed in the first page of the newspaper. That would be on three major issues. Ek, milk for the infant, food for the adult,
एंड एजुकेशन फॉर ऑल। ऐसे कहते हुए एक किस्म की एक एजेंडा, एक सोशल एजेंडा वो सेट किए थे उन समयों के, उनके समकालीन जो अखबार था उनके लिए एक दिशा दिए थे कि आपकी जो हेडलाइंस होनी चाहिए फ्रंट पेज में, उसका डायरेक्शन जो होना चाहिए ये तीनों सोशल इश्यूज पे ऊपर में ज्यादातर फोकस होना चाहिए। क्यों? टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट एंड कंसेंटाइज द इंडियन सिटीजन्स। एंड कहीं ना कहीं वो एजेंडा उस समय में भी एक किस्म की वो अपने इस एजेंडा से उस समय के अखबार जो हैं वो भी कहीं ना कहीं उसी से व्यतिक्रम थे। एंड आजकल की जो अखबारों की जो हेडलाइंस है, ये हमें इसके ऊपर में हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये हमें सभी को विदित है। जो हमारी जो लाला लाजपत राय जी है, his journalistic contribution is immense and is very crucial during the time of freedom struggle, as he founded many newspapers, books, and serious intellectual writings. And सारे writings का एक शीर्षक था to ignite the basic instinct of individual citizens' instinct towards Indian freedom struggle. So जैसे कि वो कहे थे उसका उस समय में जो बड़ी जो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट जो उसके अखबार वो न्यूज़पेपर जिसको वो फाउंडर भी थे एंड उसको एडिट भी किए करते थे, उसमें जैसे पंजाबी यंग इंडिया जो विदेश से रहते हुए किए थे, वंदे मातरम, आर्य गैजेट, एक और रहा द पीपल। ये जो अखबारों जो था इसका एडिटोरियल को अगर अच्छा से देखा जाए तो हर एडिटोरियल में कहीं ना कहीं समाज को एक समाज की जो सोशल नीड एंड रिक्वायरमेंट्स तो था उनको हाईलाइट करते हुए समाज को और समाज में उस समय के जो अखबार था उसको मार्गदर्शन करने के लिए इस सारे चीज का बाकी समाज को उसी लाइन में उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक अनुप्रेय करता था। ये एक किस्म की वो उसको मोटिवेट करता था। हमारी जो लाला लाजपत राय उस समय कुछ किताबें भी लिखे थे। जब हाँ मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ, जैसे कि 1865 में वो पंजाब में पैदा हुए थे। धुंसी की ग्राम है, मेरी रिमोट गांव है, उसमें वो पैदा हुए थे। पैदाइशी उसका समाज के प्रति जो स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र अभिमुख्य तथा उनका जो एक कुछ करने का एंड कुछ करवाने का जो एक जुझारूपन था वो दिखता रहता था। हम उसके जितने भी हम एडिटोरियल हैं, हम भी कुछ पढ़े हैं, हमारे विद्वान मित्र सबसे पढ़े होंगे, देखे होंगे, उसमें हर किसी एडिटोरियल में उसके बारे में एक नजर दिखती है। उनका कुछ सुंदर सी किताबें था, वो इसे किताब था कि उसका अनहैप्पी इंडिया। उस समय की ब्रिटिश राज के समय में जो ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेशन जो था उसी को उजागर करने के लिए लोगों को एकजुटता दिखाने का, एकजुटता की तरफ से आगे इंस्टिगेट करने के लिए या मोटिवेट करने के लिए, परसुएड करने के लिए उसका जो ये अनहैप्पी इंडिया किताब, एक था इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया, एक बहुत ही इसके ऊपर में ये इसी किताब के ऊपर के लिए उनको बहुत सारे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तथा एक इसका किताब था यंग इंडिया था, एक था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ए हिंदूज इम्प्रेशन। ये उस समय के यूएस में रहते हुए एक किताब लिखे थे वहाँ, जिसके ऊपर में इसके ऊपर में बड़ी अच्छा खासा डिबेट भी हुआ था इस किताबों के ऊपर में। लेकिन ये सारे जो किताबें था इसमें केवल एक ही चीज झलकता था कि ब्रिटिश राज में द एक्सप्लॉइटेशन एंड द डिस्पैरिटीज टुवर्ड्स हिंदू कम्युनिटी, the Indian community, the Indian civilization, social oppression, dialogical oppressed, ये सारी चीजों के बारे में उसमें ज्यादातर झलक दिखता था। जहां तक उसका जो जर्नलिस्टिक कंट्रीब्यूशन था लाला लाजपत राय जी का,
उसमें से वो ज्यादातर हम देखे हैं, उसका ज्यादातर हम जितने जानने की कोशिश किए उसमें ही वॉज वेरी क्रिटिकल, he was very critical towards the colonial rule under the British regime. उस समय की सरकार की उसका जो हर किस्म की राइटिंग्स, उसका जो जितने भी सारे कमेंट्स, जितने भी सारे उसके स्लोगन, ये माने लेक्चर था, हर किस्म सरकारी एक्शन का, ब्रिटिश राज सरकार की जो एक्शन था टुवर्ड्स द ऑपरेस्ड, उसके बारे में झलक दिखता था। वो हमेशा उसके उसके जितने भी राइटिंग था, वो राइटिंग में एक और भी सुंदर सी दिशा दिख रहा था, जो था कि एडवोकेसी फॉर सेल्फ रूल। He used his newspapers and books to promote the ideas of self-rule for the augmentation of self-esteem and social security. ज्यादातर इसी दो शीर्षक के ऊपर में ज्यादातर वो झलक होता था। एंड और एक बात था उसके राइटिंग में, उसका जो जर्नलिज्म में जो इम्पैक्ट था, जो अभी भी है, अभी भी वो अनुप्राणित करते रहते हैं, वो था कि इंटरनेशनल रीच मीन्स दैट वे by writing and speaking abroad, especially in USA, while staying in USA, he was very particularly, he brought the Indian cause to the international audience, particularly on the subject like operation, malnutrition, exploitative tendencies under the British regime, plus the regional disparities and the growing gap between the haves and have-nots, the bourgeois and the proletariats. ये तो ज्यादा इस चीज के बारे में ज्यादातर वो लिखते थे। मेरा जो मैं जो इस सेशन में कहना है कुछ और कुछ चाहता हूँ, जैसे अभी का जो जर्नलिज्म जो है, अभी की जर्नलिज्म, अभी का जो डिजिटल शेप में, उनका कुछ चीजें हम इसी एंगल में उसको अप्लाई कर सकते हैं, हो भी रहा है। जैसे अभी वी आर इन एन एज ऑफ द इमर्जेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, deepfake, as a result of which the society is gaining towards a serious credibility loss, ऐसे एक टेंजिबल पीरियड में, सिचुएशन में, the social security, the self-esteem, and taking journalism as a profession, as a career, that remains questionable. It sounds questionable. तो ऐसे एक टेंजिबल पीरियड में उनकी लाला लाजपत प्लस उसका जो जुझारूपन था टू फाइट अगेंस्ट ऑपरेशन, to fight against social inequalities, and to fight against the dialogical oppression, ये हमें एक बड़ा अच्छा सा दिशा एंड डायरेक्शन दिखा रहा है, दशा दिखा रहा है। मैं एक चीज कुछ उनके राइटिंग में प्लस आजकल की जर्नलिज्म में जो ट्रेंड है, उसी ट्रेंड के टुवर्ड्स कुछ मैंने पॉइंट्स बताना चाहता हूं। जैसे एक ट्रेंड है कि जैसे आजकल का जो ट्रेंड है कि मोबाइल फास्ट जर्नलिज्म, टुडे वी आर इनटू एन एज ऑफ मोबाइल जर्नलिज्म, मोबाइल कम्युनिकेशन। इस स्थिति में आजकल लोगों का जो शिफ्ट है, या जर्नलिज्म का जो शिफ्ट है, इट शिफ्टेड इट्स फोकस फ्रॉम वंस ए मिशन टू टुडेज प्रोफेशन। And profession में we, even the journalism trained and the newspaper management, they are being driven by, being guided with the profit maximization principles. Very interestingly, as I said, today's society, in a cosmic society, the very survival of the journalism, the very survival of a journalist is fully based on a profit-centric approach. क्यों ना हो, क्यों कोई जर्नलिस्ट
मिशन से ही रहें। जैसे सर ने कह रहे थे, मेरी अग्रज ने कह रहे थे कि जब वो जर्नलिज्म की कैरियर शुरू किए थे तब 600 रुपये प्रति मास महीना में उस समय वो ज्वाइन किए थे। एंड अभी भी वो दिन कोई ऐसा नहीं हो गया है कि लोगों को लाखों लाखों मिलता है। अभी भी बहुत सारे वर्नाक्युलर जर्नलिज्म अखबार रहे हैं जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी मुफ्त में भी काम करने के लिए बाध्य होते हैं, और है भी। इस लखनऊ की बात मैं कह रहा हूं, बच्चे फ्री में काम करने के लिए भी जाते हैं तब भी नहीं मिलता। मैं जब अपने जर्नलिज्म का करियर शुरू किया था, मैं अपने विद्यार्थी जीवन खत्म करते तुरंत मैं इंडियन एक्सप्रेस भुवनेश्वर एडिशन में मैं पहले एज ए सब एडिटर ज्वाइन किया था मैंने, बिजनेस पेज के लिए। उस समय मुझे 1500 रुपये मिलता था एज ए ट्रेनी सब एडिटर। आई वॉज गिवन 1500 रुपीज पर मंथ। और अभी भी मैंने देखा हूं बहुत सारे विद्वान मेरे साथ जो निकले हुए थे, भगवान की बड़ी असीम कृपा है कि हम लोग थोड़ा बहुत रोजी रोटी के लिए किसी संसाधन के साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी भी मेरी बहुत सारे विद्यार्थी मेरे मित्र हैं। इतने अच्छा विद्यार्थी होने के बावजूद भी, इतना अच्छा प्रोफेशनलिज्म एंड प्रोफेशनल एटिकेट्स एंड डेलिकेसी के साथ भी, दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग इवन टू अर्न देयर ब्रेड एंड बटर। तो हम क्यों ना कहें कि वो प्रोफेशनलिज्म, जर्नलिज्म के प्रोफेशन हिसाब से आजकल अभी का जो दिशा चल रही है उसको एडप्ट कर लिए। तो इसमें मैं ज्यादा क्रिटिकल होना नहीं चाहता, क्यों अभी का रिक्वायरमेंट भी ऐसी। क्या उनके बच्चों की इच्छा नहीं है कि उनका बच्चे भी अंग्रेजी मीडियम में पढ़ें, उसको भी एयर कंडीशन घर में माहौल मिले, इनको भी बाकी सुविधाएं मिले जो बाकी लोगों को मिलती है? तो ये भी एक सब्जेक्ट ऑफ, इट इज ए सब्जेक्ट टू बी डिबेटेड। अगर हम प्रोफेशनल मिशन से प्रोफेशनलिज्म प्रोफेशन की तरफ से अगर शिफ्ट हो चुके हैं तो इनके पीछे जो कुछ कारण है, इसमें से ये भी एक कारण, द कंपल्सन, द कस्मिक कंपल्सन। आई मस्ट से द कस्मिक कंपल्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, ये जो मोबाइल फास्ट जर्नलिज्म जो मैंने बात कहा अभी, इसमें से एक बड़ा सिग्निफिकेंट चीजें आ रहा है कि जैसे कि उसमें एक था शीर्षक के समय की सीमित समय को ध्यान में रखते हुए एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं। जैसे कि मैंने कहा अभी कि मोबाइल फास्ट जर्नलिज्म, today's journalism is completely embedded with mobile communication, mobile centric communication. Secondly, एक और भी बात है कि the digital and video fast technique, again the today's trend is of journalism is, पत्रकारिता का जो अभी का जो ट्रेंड है, this is what is called, we say it's a media digitization. We can say in a very beautiful terminology, media digitization with the video fast technology. Plus, the today's trend of journalism is embedded with the data centric and technology. That too, capital intensive technology. I must say capital intensive technology. And I just not want to miss the hyper local and citizen led reporting. Again, this is a new trend after the emergence of this social media, the so-called citizen journalism ambience and avenues open up. And most important is of the changing nature of today's readers, the so-called media consumers demand. So the media journalist, the way they set the agenda always is matching the changing nature of the today's media consumer, the demand of the media consumers. The agenda that they are setting always is designed, the content is always being designed, keeping in mind the very intricacies of, the nuances of what the reader they wants to read or wants to see, how much they wants to see, from which channel they wants to see, how much media product they wants to consume, from whom they wants to get access, and at the same time, at what media price they wants to purchase the media product. These are some of the pertinent questions. Again, the avenues open up.
for debate. Now एक उसके साथ में मैं कुछ जस्ट मैं अपने वाणी को विराम देने से पहले मैं कुछ जो की चैलेंजेस है वो चैलेंजेस के बारे में मैं भी कहना चाहूंगा। जैसे एक चैलेंज है कि सर्वाइवल इन टूडेज कॉम्पिटिटिव मीडिया एनवायरमेंट, इन टूडेज वीडियो बार क्यों चले जाता है, इन टूडेज कॉम्पिटिटिव मीडिया एनवायरमेंट after the emergence of lot many media platforms, today's media consumer, they are being treated as the kingpin of the media marketing operation. Since they are the kingpin of this marketing operation, whatever media products are designed by the newspapers or the news channels or the digital platforms are always thrust upon satisfying the need and requirements of the whims and fancies of the media consumers. तब कंज्यूमर के टेस्ट ही ऐसे चेंज हो रहा है। सिंस इट इज वेरी सो डायनामिक, आप नहीं देंगे तो दूसरा देता है, दूसरा नहीं देता है तो उसके पास में चौथा ऑप्शंस भी है। एंड दैट इज व्हाई एंड कंज्यूमर्स का नेचर भी इतना डायनामिक हो गया, टेस्ट इतना डायनामिक हो गया कि किसी एक चीज में वो टिकता नहीं है, किसी भी एक चीज में वो टिकता नहीं। ये जो इंटेंजिबल बिहेवियर जो है, जो डायनामिज्म इन द टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स जो है ना, इसी को मैच करने के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एक सबसे बड़ा एजेंडा से हुआ है मीडिया के अखबारों के सामने। तो ये एक बड़ा सा चैलेंज है कि दो बड़े से चैलेंज है। एक मीडिया अखबारों के सामने में आजकल की कि हाउ टू रिटेन योर एग्जिस्टिंग मीडिया कंज्यूमर्स and at the same time in the competitive age how in what mechanism you have to grab others market share। दोनों चीजें के लिए you need to produce a quality media product at competitive pricing, that too keeping in mind the taste, preference and passion of the media consumers. This is what is a very big challenge posed before the present day newspapers. ये जो लाला जी का जो पहले का जो सोशल डेवलपमेंट के लिए जो सोशल इश्यूज के ऊपर में जो एजेंडा सेट किए थे दिशा देने के लिए, भले ही ये उसको जानते हुए भी उससे हम तो कहेंगे नहीं कि वो भटक गए हैं, जानते हुए भी उसको परोसने की कोशिश नहीं करते। उसको पढ़ने के लिए, जानने के लिए किसके पास समय नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। तो मेरा थोड़ा छोटा सा ये एक इश्यूज था, मेरे मन में एक बात था, मैंने मेरी अंग्रेजों के सामने में मैं इसको समर्पण किया। बाकी द फोरम इज ओपन। इतने कहते हुए मेरे अंग्रेजों के सामने मैं नतमस्तक होकर नमस्कार करते हुए मैं विराम देता हूँ अपनी वाणी को। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मित्र प्रोफेसर महेंद्र कुमार पाधी जी। आपने जो बहुमूल्य जानकारियां साझा की, सुझाव दिए, जो कठिनाइयां आपने प्रस्तुत की, उस पर हमारे देश की सरकार को और समाज के प्रबुद्ध वर्ग को गंभीरता से विचार करना होगा और ये निर्णय करना पड़ेगा कि हम मूल्य आधारित पत्रकारिता और इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म को, मोबाइल जर्नलिज्म को एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ता देखें और जिससे लोगों का जो मौलिक अधिकार हो वो सुरक्षित हो और समग्र विकास की ओर समाज अग्रसर हो। बहुत बहुत आभार पादी साहब। मैं संक्षिप्त में, और हमारे पास थोड़ा समय कम पड़ रहा है क्योंकि इस पर हमने समय की अनुमति ली थी 1 घंटा 30 मिनट का। तो मैं अपने आदरणीय श्री प्रदीप श्रीवास्तव जी लगभग
40-45 सालों के अनुभव के साथ बटोर करके अपने अनुभवों को आज सबसे सुप्रसिद्ध पत्रिका प्रणाम पर्यटन का प्रकाशन संपादन कर रहे हैं। इसके पहले आप कई अखबारों में आप संपादन और रिपोर्टिंग कर चुके हैं। मैं आदरणीय प्रदीप श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करता हूं। एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। हाँ जी सर, आ रही है। जी जी। अभी इससे पूर्व डॉक्टर महेंद्र पादी जी, डॉक्टर सईद अली जी और हमारे पत्रकारिता के गुरु डॉक्टर विनोद पांडे जी ने अपने विचार रखे। आज विश्व पत्रकारिता दिवस है। इस अवसर पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हम लोग उस पत्रकारिता के दौर से गुजरे जब 2 पीढ़ियों का अंतराल हुआ है। डॉक्टर विनोद पांडे जी इस बात को सहमत करेंगे और डॉक्टर चंद्रशेखर जी भी करेंगे। हम लोग उस पत्रकारिता के दौर से गुजरे जब पत्रकारिता के 2 पीढ़ियां एक दूसरे से मिलते हुए अलग हुई हैं। हम लोग के समय की पत्रकारिता में और आज की पत्रकारिता में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हम लोग डॉक्टर लाला लाजपत राय जी की, बाबू विष्णुराव पराड़कर जी की, मदन मोहन जी की बात कर रहे थे और मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं इस बात का कि बाबूराव विष्णुराव पराड़कर जी के पौत्र मेरे मित्र हैं। और पत्रकारिता में अगर हिंदी पत्रकारिता और बनारस की पत्रकारिता में बात करें तो हम लक्ष्मी नारायण गर्दे जी को नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि बाबू विष्णुराव पराड़कर जी की तरह लक्ष्मी नारायण गर्दे जी भी एक शख्सियत थे हिंदी पत्रकारिता के। और उनकी पौत्री मेरी क्लासमेट थी और डॉक्टर विनोद पांडे जी ने उसको भी पढ़ाया है, जिसका नाम था छाया गर्दे। पर यह दुर्भाग्य है कि गर्दे जी के परिवार में अब कोई नहीं रहा। कुछ दिन पहले छाया की भी मृत्यु हो गई, जो ग्वालियर में ब्याही थी, और उनके भाई थे विश्वास गर्दे, बनारस में ही थे, वो भी अब हमारे बीच नहीं है। ये एक लंबा समय हो गया है। मैं उनको इस अवसर पर इसलिए स्मरण करना चाहूंगा कि लक्ष्मी नारायण गर्दे जी के लेखन से मैं उनके घर जाके बहुत परिचित हुआ था। बात आई थी अभी रणभेरी की। ये मेरा सौभाग्य है कि रणभेरी के अंतिम संपादक, सबसे लास्ट में जब रणभेरी बंद हुई है, तो मैं नाम भूला भी बताता हूं, उनका मैंने आकाशवाणी वाराणसी के लिए 25 फरवरी 1986 को एक साक्षात्कार लिया था और संयोग से वो पत्र मेरे आज भी सुरक्षित है। आकाशवाणी वाराणसी ने मेरा एक 15 मिनट का उनसे इंटरव्यू करवाया था, जो एक दुर्लभ इंटरव्यू उस समय था, जिसमें उन्होंने बताया था कि रणभेरी कैसे हुआ। और अभी डॉक्टर विनोद पांडे जी बता रहे थे रणभेरी, तो मुझे वो स्थान भी उन्होंने बताया थी, जिसमें एक स्थान था जहां से रणभेरी छपती थी, टेडल मशीन पर, साइक्लो स्टाइल पर। और किस तरह से उन्होंने उस दौरान रात को 3 बजे निकल जाते थे, 2 बजे गंगा के किनारे निकल जाते थे और अखबार का डिस्ट्रीब्यूशन होता था। उन चीजों को मैं उन लोगों के माध्यम से काफी रूबरू हुआ हूं। और पत्रकारिता के अभी डॉक्टर चंद्रशेखर जी बता रहे थे कि 40 ने मुझे आगामी वर्ष जनवरी के बाद मैं 50 साल हिंदी पत्रकारिता के मेरे पूरे हो जाएंगे। मेरी पहली रचना जुलाई 1976 में लंदन में छपी थी और तब से निरंतर मैं स्वतंत्र लेखन, डेस्कों पर काम करना और पत्रकारिता के क्षेत्र में अभी भी आप लोगों की स्नेह आशीर्वाद से सक्रिय हूँ। पत्रकारिता के दौर में मैंने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। आप
लोग एकेडमिक में आ गए। मैंने पत्रकारिता को गलियों में देखा है, मैंने पत्रकारिता को सड़कों पर देखा है। उस दौर की पत्रकारिता, आज की तो पत्रकारिता को तो मैं मानता नहीं, सब कुछ आपके हाथ में उपलब्ध है, आपको कोई चीज चाहिए आपने गूगल बाबा को किया और आपके पास गलत सही जो भी इंफॉर्मेशन है उपलब्ध है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। 1982 में काशी विश्वनाथ मंदिर के जहां पे बाबा का पिंड है, वहां से 22 किलो सोना चोरी हो गया, चांदी गायब हो गया। उस समय काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष थे डॉक्टर विभूति नारायण सिंह, काशी नरेश। सुबह अखबारों में खबर आई, तो इतनी सिक्योरिटी और कुछ नहीं था। मैं पहुंच गया मंदिर में, बातचीत हुई थी, हुआ कि सब 35 साल से काशी नरेश इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, आज तक वो मंदिर में नहीं आए। जो ट्रस्ट का अध्यक्ष मंदिर में नहीं जाए वो क्या बयान देगा। किसी माध्यम से मैं काशी नरेश तक पहुंचा और नदेसर पैलेस में मेरी उनकी एक मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने पहले मुझे बहुत डराया भी कि मैं इंदिरा जी को बोलूंगा कुछ आप कर लो, मेरा कुछ नहीं होने वाला है। और उस समय की दुर्लभ फोटो भी मेरे पास उपलब्ध, मैं जो भी करता हूँ रिकॉर्ड के साथ। ये काशी नरेश और मैं नदेसर पैलेस में बैठ के करीब 1.5 घंटा मैंने बात की थी। और ये उस समय का ऐतिहासिक है कि काशी नरेश की गाड़ी मुझे मेरे घर से लेने आई पिशाच मोचन पर, जिसमें उस क्षेत्र में शोर मचा था कि अरे ये काशी नरेश की गाड़ी इनके यहाँ इनको लेकर कहाँ गई। क्या ये घटना हो गई। मैंने उनका वो इंटरव्यू किया और ये आपका वो स्टोरी एक आनंद डाइजेस्ट नाम की बहुत ही अच्छी पत्रिका निकलती थी पटना से, उसमें कवर स्टोरी छपी। दूसरे अंक में फिर काशी नरेश का वर्जन भी छपा, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं क्यों नहीं जाना चाहता हूँ। वो आज विवाद बन जाएगा और उस विवाद को मैं तुल नहीं देना चाहता। आज भी वो विवाद बन जाएगा। जो बात उन्होंने कही थी मेरे पास रिकॉर्डेड है। उसी दौरान मैंने जयशंकर प्रसाद जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है गुंडा। डॉक्टर विनोद पांडे जी उससे बहुत अच्छी तरह और डॉक्टर चंद्रशेखर जी वाकिफ होंगे, किस तरह से काशी में अंग्रेजों से मुक्ति का उन्होंने लिखा था। और वो नाटक मैंने नागरिक नाटक मंडली में 82 के मार्च अप्रैल की बातें मैंने खिलवाया था। तब मैं पर्दे के पीछे ये सब काम करता था, मैं कभी नाटक नहीं किया, हाँ लेखनी में किया हूं। तो उस दौरान मेरे ऊपर भी कई वो धमकियां आई, वो आई, खैर हुआ थी। तब काशी नरेश के छोटे भाई ग्वालियर में रहते थे, सूर्य नारायण सिंह। ग्वालियर में आज भी काशी नरेश हाउस है और वो तो उनका एक पत्र मेरे पास आया जिसमें उन्होंने राजा चेत सिंह के बारे में बहुत से खुलासे किए हैं। ये 3 पेज का पत्र है जो अब दुर्लभ परिस्थितियों में और बाय द वे आज मुझे मिला है, जो फट गए हैं। ये बहुत सी चीजें उन्होंने राजा चेत सिंह के बारे में, काशी नरेश विभूति नारायण सिंह के बारे में, ये अहिल्याबाई होलकर के बारे में, बनास की बहुत सारी चीजों को बड़े संक्षिप्त में उन्होंने लिखा था। ये मेरा सौभाग्य कि मेरे पास है। तो मैं आपके उस पत्रकारिता पे ना जाकर मैं आज वर्तमान पत्रकारिता पे अपने द्वारा की गई पत्रकारिता के ऊपर बोल रहा हूं। मेरा सौभाग्य कि मैंने 3 प्रधानमंत्रियों का इंटरव्यू किया है, चंद्रशेखर जी, पीवी नरसिंह राव जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी। मैं कभी लाइमलाइट में ना आया, ना आने की आज भी कोशिश करता हूँ। मुझे लाइमलाइट में नहीं रहे, जो मुझे मेरा धंधा था, धंधा ही कहूंगा पत्रकारिता को, जो करना था किया, अब ठीक है। समय कम है, नहीं तो बातें तो मेरे पास बहुत और बहुत सारे दस्तावेज मैंने यहाँ फैला रखे हैं अपने टेबल पर, खैर उन सब में नहीं जाऊंगा। आज पत्रकारिता का दौर ही बदल गया है। जब मैंने आज अखबार में जब 1986 जुलाई में ज्वाइन किया था
डॉक्टर राम पूर्णिम मोहन पाठक जी संयुक्त संपादक होते थे, वही मुझे ले गए थे। तो कल लगभग 2 महीने तक तो मुझे पेपर में कटिंग कराई गई थी कि इंदिरा जी की हंसते हुए फोटो छापो, राजनारायण का दुख वाला फोटो काटो, चिपकाओ, फाइलिंग की। हम लोगों ने पत्रकारिता को उस दौर को देखा है। आज सीधा लोग भोपू लेके तैयार हो जाते हैं, उनको ये नहीं पता कि हम किससे बात कर रहे हो, क्या बात करनी है। तो 2 पीढ़ियों के अंतराल को देखा है। इन 2 पीढ़ियों के अंतराल में जमीन आसमान का अंतर है। अभी स्वतंत्रता सेनानियों में बात की, तो दुर्गा भाभी से मैंने इंटरव्यू किया, 83-84 की बात है, लखनऊ में। और वही दुर्गा भाभी जो भगत सिंह को अपना पति बना के लाहौर से लखनऊ ले आई थी, बहुत कम लोगों को मालूम। और उन्हीं वो भगत सिंह जी के भतीजे से अभी पिछले हफ्ते मेरी एक रुड़की में एक समारोह में मैं भी अतिथि था, वो भी अतिथि थे। हम लोग मुलाकात हुई, बहुत सारी बातें हुई, जिसमें उन्होंने भगत सिंह के बारे में बहुत से अनकहे पहलुओं को बताया। उसको भी मैं शीघ्र कहीं ना कहीं प्रकाशित करवाने की व्यवस्था कर रहा हूँ। पूरा इंटरव्यू है। तो मैं जो कुछ भी हूँ, तो मैं इसका श्रेय अपने गुरुजनों को, विशेषकर डॉक्टर विनोद पांडे हमारे सामने बैठे हुए हैं, जिनके मार्गदर्शन में मैंने पत्रकारिता की है, सीखा है। फिर एक लंबा अंतराल हो गया, आदमी जब शादी होती है, बच्चे होते हैं, नौकरी में इधर उधर हो जाए, फिर अंत में हम लोग फिर मिल गए हैं, और उनका आशीर्वाद अभी भी मेरे ऊपर बना हुआ है। तो मैं पत्रकारिता पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे दिग्गज यहाँ 3 लोग बैठे हुए हैं, 4 लोग। महेंद्र पांडे जी हैं, वो पत्रकारिता के गुरु हैं, डॉक्टर विनोद पांडे जी हैं, शाहिद अली साहब हैं, और चंद्रशेखर जी तो आधार स्तंभ इस संस्था के हैं। तो मैं तो आप लोगों के सामने बच्चा ही हूँ, अभी सीख रहा हूँ पत्रकारिता। और पत्रकारिता जिस दिन सीख जाऊंगा, उस दिन शायद पूर्णाहुति को मिट जाऊंगा। इसलिए अभी मैं सीख रहा हूँ, सीखना चाहता हूँ। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूँ। आप लोगों का स्नेह चाहता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत आभार प्रिय प्रदीप श्रीवास्तव जी। आपने अब जो अनुभव बताए हैं वो भी कम प्रेरणादायक नहीं है, और ये अवश्य सफल होगा ये अनुभव कि जो भी इस पेशे में लोग हैं, चाहे वो किसी भी आयु वर्ग के हों, उनमें आपका ये जो अनुभव है उसमें भी बहुत कुछ वो अपने व्यावहारिक ज्ञान को, व्यावहारिक कर्म को इसमें तराशेंगे, संवारेंगे, और अपने को एक आदर्श पत्रकार की भांति स्थापित करने का प्रयास करेंगे। ऐसी संभावनाएं मैं व्यक्त कर रहा हूं कि ये जब आपका संदेश प्रसारित होगा तो ऐसे लोग लाभान्वित अवश्य होंगे। तो आज भले ही हम लोग संख्या पर न जा रहे हैं, कितने कम संख्या में कोई कार्यक्रम किया जाए, और वो भी बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर, लेकिन हम ये संदेश देने में सफल रहे हैं कि हम जो कल थे, आज है, और जो कल रहेंगे, उसमें कहीं न कहीं ये आज का जो मैसेज है इस अपने पेशेवरों को और हमारे जागरूक नागरिकों को प्रेरित करेगा कि एक सफल मीडिया प्रमोटर की भांति अपने को प्रस्तुत करें और अपनी भूमिका को क्रिएटिव बनाए, सकारात्मक बनाए, जिससे समाज और व्यक्ति
दोनों का समग्र विकास हो और सभी का कल्याण हो, हित हो, ऐसी भावना हमारे कलम घिसने वालों की भी रही है, चाहे साहित्य के माध्यम से, चाहे पत्रकारिता के माध्यम से, चाहे बोलकर पत्रकारिता, दिखाकर पत्रकारिता करने वालों की रही है। सभी की मनोभावनाएं यही रहती हैं, यही बड़ा उद्देश्य रहता है कि सभी का कल्याण हो, मानव ही नहीं बल्कि जितने भी हमारे इस पर्यावरण के घटक हैं, जो जीव जंतु हैं, अन्य प्राणी हैं, उनका भी विकास हो, संरक्षण हो, सबके हितों के साथ आगे बढ़ें और हम अपने पर्यावरण को इतना शुद्ध बनाएं, इतना परिष्कृत बनाएं, वो सभी का, सभी जीवधारियों का, प्राणियों का, मनुष्य जैसे बौद्धिक प्राणियों का भी इसमें जीवन अच्छे से बीत जाए, गुजर जाए। इसकी जो मंशा है आज के वेबिनार की, ये हम देने सफल रहे हैं और आप लोगों ने इतना अपना बहुमूल्य समय निकाला। हम जानते हैं कि आप सभी के पास इतना वक्त नहीं है, फिर भी आपने अपने यहाँ कंट्रीब्यूशन किया है, तो हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और अब इस डिबेट के अंत में मैं संस्थान के तरफ से औपचारिक आभार व्यक्त करने के लिए हमारे अपने जो आदरणीय वक्ता हैं प्रोफेसर शाहिद अली जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि संस्थान के इस आयोजन को आप समापन अपने शब्दों से करें। डॉक्टर शाहिद अली जी। जी धन्यवाद। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम अपने पत्रकारिता के शीर्ष महापुरुषों को, पुरोधाओं को की स्मृतियों को नमन करते हुए हमने ISMP संस्था की तरफ से ये आयोजन रखा गया। और इस आयोजन में आज देश के जाने माने प्राध्यापकों, प्रमुख हस्ताक्षर भाई आदरणीय प्रोफेसर विनोद पांडे जी, भाई श्री प्रदीप श्रीवास्तव जी, भाई श्री महेंद्र पाधी जी को सुनने का अवसर हमें मिला है। और आदरणीय चेयरमैन साहब के मार्गदर्शन में अत्यंत महत्वपूर्ण आज का ये विषय यहाँ पर रखा गया, जिस पर हम लोगों ने सारगर्भित चर्चा की है। और मैं आप सभी को इसके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने ISMP संस्था के लिए इतना अमूल्य समय आज की दिनचर्या से निकाला। रविवार का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है अपने पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए, और हम लोग समझते हैं कि शायद सभी लोगों के लिए, जो परिवार में लोग हैं, वो कहते हैं कि संडे को तो छोड़ दो कम से कम, लेकिन हम अपने प्रोफेशन में ये उससे हटकर एक राष्ट्र सेवा का विषय था, जिन आज पावन स्मृतियों को हमने नमन किया है, तो वो उनके लिए पूरा देश, पूरा समाज उनका परिवार था। और उनके उनके साधना बड़े कम साधनों में बड़ी साधना के साथ उन्होंने देश की सेवा की है। तो शायद हम लोगों के लिए एक पुण्य का अवसर था आज
तो इस पुण्य से हम कैसे पीछे हट सकते थे पारिवारिक जवाबदारियों के बीच भी, क्योंकि हम राष्ट्रीय कर्तव्यों के साथ आज हम अपने ऐसे परम पावन स्मृतियों को नमन कर रहे हैं। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। और ऑनलाइन की एक सुविधा ISMP या किसी भी संस्थान को होती है, इसमें चाय नाश्ते का कोई प्रावधान नहीं होता है तो बहुत बड़ा खर्चा बचाया जाता है इसमें। लेकिन ये जरूर है कि हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब जो साल में 2 बड़े आयोजन करते हैं कहीं ना कहीं, तो उसमें वो काफी खर्च करते हैं। अभी उन्होंने जब मिर्जापुर का आयोजन किया तो लाखों रुपए का उनका बजट हमने देखा, और बड़ी पारदर्शिता के साथ उन्होंने सारी चीजें सामने रखी। तो उनका जो मन है बहुत साफ है, बहुत पारदर्शी है, और इस बात का साक्षी और भी है कि वे जो कुछ भी करते हैं सच में वो एक राष्ट्रीय सेवा का एक उपक्रम है। अपने जो कर्तव्यों के साथ साथ हम अपने राष्ट्रीय सेवा के धर्म को निभाते रहें और उसका पालन करते रहें, तो शायद हमारे जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता यही होगी। और ISMP का अगला जो आयोजन वर्धा में होने जा रहा है, तो मैं चेयरमैन साहब की अनुमति लेके आप सबको इसमें आमंत्रित कर देता हूं कि वर्धा में हम सब जुड़ें और उस आयोजन को सफल बनाएं और बेहतर बनाएं, अधिक से अधिक लोगों की उसमें सहभागिता हो, इसके लिए भी हम व्यक्तिगत रूप से प्रयास करें। जी सर, श्रीवास्तव साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, साउंड 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 नहीं आ रहा। मैं ये कह रहा था कि मैं ये कह रहा था कि मैं भी आ रहा हूँ। जी बिल्कुल, नहीं आपको आना ही है, नहीं तो आपके ऊपर लंबा चौड़ा दंड जो है हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब लगाने वाले हैं क्योंकि आप रायपुर नहीं आए थे, उसकी बहुत कमी खली थी। और मैं आपके रायपुर मिर्जा भी आऊंगा नहीं, इसके लिए हमको दोबारा आयोजन करना है आपके आने के लिए। नहीं वैसे ही आपसे मिलने जी आऊंगा। जी जी। और निश्चित रूप से आप जब मिर्जापुर में थे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया समय हम लोगों का रहा। और मैं आज के इस मौके पर आदरणीय चेयरमैन साहब को उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो मिर्जापुर का इन्होंने जो आयोजन किया उसके लिए निश्चित रूप से वो धन्यवाद के पात्र हैं, हम सबके मार्गदर्शक हैं। और बहुत ही सूफियाना अंदाज में उनका मार्गदर्शन होता है, हमको बड़ा अच्छा लगता है कि कोई तामझाम नहीं है, लेकिन उसका कंटेंट जो है बहुत ही मजबूत है, और हम लोग के लिए शायद यही सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। तो हम उनको इसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अभी मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ। जी जी जी।